अपेक्षा दुख का कारण है, तो अपेक्षाएं न रखें, लेकिन इक्वेशंस पर पकड़ रखें। इंटरनेशनल रिलेशंस हमें यही सिखाते हैं। अगर इक्वेशंस आपके फेवर में है, यानी कि आप दूसरे के लिए जरूरी हैं, तो दूसरा आपके साथ रिश्ते स्ट्रांग बनाकर रखेगा। तो अपेक्षा नहीं, इक्वेशंस। अब जरा ईरान और रशिया की इक्वेशन देखिए। रशियन प्रेसिडेंट एंड ईरानियन प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं फ्यू डेज बैक और कहते हैं कि अब अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक बताएंगे। इसका मतलब है कि अब आपके लिए जो जरूरी है सिक्योरिटी इक्वेशन में, इकोनॉमिक इक्वेशन में, वो हमारे लिए भी जरूरी है। और आपका अगर कोई एडवर्सरी है तो हमें बताइएगा, हम और आप साथ में एक्ट करेंगे। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, चाहे सीरिया का एग्जाम्पल लीजिए या कहीं और का, हम देखते हैं कि रशिया और ईरान एक साथ मिलते हैं, जैसे बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे दोनों साथ मिलकर। लेकिन अब इन दोनों के फेवर में क्या है? फेवर में है कि भाई इंडिया ईरान और रशिया के और करीब आए और यूएसए से थोड़ी दूरी बनाए। और रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल किया तो सैंक्शंस बढ़ा देंगे, आपके जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर देंगे। और बाइडेन ने भी जाते जाते सैंक्शन को और बढ़ा दिया है। अभी मैं बताऊंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पर होने वाला है और क्यों। शायद मुकेश अंबानी जी एंड नीता अंबानी जी वॉज इन दी प्री ओथ सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो जो बातचीत चल रही थी कि 8.5 करोड़ के आसपास का टिकट मानिए टू एंटर इनटू दैट रिसेप्शन, टू बी इनवाइटेड देयर, तो ऐसा करा क्यों गया था? इसमें भी जियोपॉलिटिक्स है, जानते हैं जरा। तो रशिया एंड ईरान है मोस्ट सैंक्शन नेशंस, और इन पर सैंक्शन लगा कौन रहा है? ये यूएसए। अब अगर इनको इंडिया को अपने करीब लाना है, यूएसए से दूर करना है, तो सबसे पहले इंडिया की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। तो इन्होंने बात की कि भाई इंडिया को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। यूएसए से मेजर इन्वेस्टमेंट आता, तो ज़रा देखते हैं कि उसका अल्टरनेटिव हम कैसे बन सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हम बना दें जहाँ से इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाए, कंडीशंस ना लगें और सस्ता लोन भी मिल जाए। तो लोन, इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, क्या इन तीनों डायनेमिक्स में हम कुछ कर सकते हैं? ज़रा देखते हैं कितना कर सकते हैं, कितना नहीं। फिर डिफेंस, यूएसए के साथ ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट्स भी हैं जो हम इंडिया यूएस रिलेशंस में भी पढ़ते हैं, लेमोआ, कोमकासा एटसेट्रा। आसान भाषा में बताऊं तो यूएसए हमारे डिफेंस के डाइवर्सिफिकेशन में प्लस इंडिजनाइजेशन में हम सोचते हैं कि काम आएगा। डाइवर्सिफिकेशन में तो काम आ रहा है, लेकिन हमें अपने देश के अंदर ही वेपन्स बनाने हैं, उसके लिए चाहिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। क्या यूएसए उसके लिए एग्री कर रहा है? तो पुतिन इज़ लाइक ईरान, जरा इसको नोट कर लो, क्योंकि यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट वेंचर, इस पर अभी एग्री नहीं हो रहा है। प्लस जो करंट मिलिट्री कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आजकल एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी चर्चा में है, कारण ईरान से मिसाइल अटैक, तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी काम आया। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक की एरिया को कवर करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो 3 ही देशों के पास है। तो ईरान, जरा इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन इंडिया को ये चाहिए, और ये रशिया के पास है। तो रशिया, यूएस एंड चाइना, दीज आर द 3 नेशंस एंड इंडिया कैन बिकम द 4th नेशन, अभी बताऊंगा। फिर चाइना, कि यार चाइना को एक्चुअली काउंटर बैलेंस करना है, इस वजह से इसके लिए यूएसए ज़रूरी है। काउंटर बैलेंस तो यानी कि चाइना के साथ जो झगड़ा है, मुद्दा वही है ना। तो ठीक है, रशिया एंड ईरान दोनों चाइना के भी दोस्त हैं, चलो मिलकर देखते हैं हाउ वी कैन एक्चुअली मीडिएट विद चाइना। प्लस मार्केट, एक बड़ा मार्केट है यूएस हमारे लिए, आईटी सेक्टर के लिए स्पेशली। तो क्या मार्केट के लिए नया जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर, जिस पर बात पहले से चल रही है लेकिन फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया, क्या उस पर हम और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकते हैं? तो ये 4 डायमेंशंस हैं जिस पे दे कैन एक्चुअली वर्क इन अ मैनर जिससे कि हमें यूएसए की जगह इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई इंडिया यूएसए से दूर जा रहा है, किन पॉइंट्स पे दूर जाना ज़रूरी है और किन पर नहीं। नाउ जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर्स की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, मतलब क्या है? ज़रा ये देखिए, ये है आईएनएसटीसी, जो रेड में आपको दिख रहा है ना, आईएनएसटीसी यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये आज का आइडिया नहीं है, 20 साल पुराना, और उस समय से ही डिस्कशन चल रहा था कि देखो इंडिया, आपको अगर ट्रेड को एक्सपेंड करना है तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है ना। अभी अगर आपको रशिया के इस वाले पार्ट में ट्रेड करना है तो यू हैव टू गो ऑल द वे इन दिस मैनर। तो लेकिन अगर आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप जैसे
छाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके ईरान से आप फिर ऊपर जाते हुए फिर रशिया तक पहुंच जाए और रशिया के थ्रू आप इधर यूरेशिया में भी ट्रेड कर लें, तो देखो सेंट्रल एशिया की मार्केट टैप हो जाएगी, रशिया की मार्केट टैप हो जाएगी, प्लस आप यूरोप से ही फर्दर कनेक्ट हो सकते हैं आईएनएसटीसी से। तो ये ईरान को ही फायदे का सौदा लगा, रशिया को भी, इंडिया को भी, प्लस कुछ सेंट्रल एशिया के देशों को भी। लेकिन इस पर अभी जितना काम होना चाहिए था हो नहीं पाया। लेकिन जैसे ही G20 जब इंडिया में हुई तो उस समय आपको याद हो बाइडेन ने कहा कि एक मेजर अचीवमेंट जो होने वाला है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें की, वो आने वाला है आईमेक, यानी कि ये वाला कॉरिडोर, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता हुआ फिर ये रियाद सऊदी अरब से कनेक्ट करेगा हाइफा को, जो इजराइल में एक शहर है, फिर वहाँ से कनेक्ट करता हुआ ये यूरोप में जाएगा। तो यानी कि बेसिकली ये रेल और शिपिंग का एक नेटवर्क है जिससे कि हमारा इस एरिया का ट्रेड बूस्ट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सऊदी अरब और इजराइल दोनों को साथ मिलकर इस ट्रेड एंड ट्रांजिट में एंगेज करना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो इनका डोनाल्ड ट्रंप का टेनर था उस समय अब्राहम अकॉर्ड से इसी की फाउंडेशन बनाई गई थी। बाइडेन के टाइम पर इसको डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान इज़ लाइक अब बनाकर दिखाओ तुम आईमेक। तो अगर बनाकर नहीं दिखाओगे और यहाँ से जो इंडिया एक्सपेंड करना चाहता अपना ट्रेड, तो कोई और अल्टरनेटिव तो चाहिए। तो पुतिन भी लाई कि ठीक करा ईरान तुमने, यहाँ पर जब क्लैशेस बढ़ेंगे तभी तो इन्हें तुम्हारी ज़रूरत का पता लगेगा। बताओ इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईरान को तो बाईपास ही कर दिया, और जो मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर रहता है देश, भाई साहब उसके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ईरान इज़ लाइक ठीक है, यानी कि आईएनएसटीसी कि अब इनको महत्ता पता लगेगी। क्यों? ऑलरेडी कॉस्ट एंड टाइम कम हो जाएगा। छाबार के थ्रू आप सेंट्रल एशिया, रशिया एंड देन यूरोप तक कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिया को आईमेक का ही फायदा था, कारण क्योंकि देखो ईरान पर, रशिया पर लगते रहते हैं सैंक्शंस। अब इन देशों से ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए मेजर इन्वेस्टमेंट, कंपनीज भी चाहिए, और इन पर अगर सैंक्शन लग गए तो इनके थ्रू ट्रेड हो कैसे पाएगा? इन पे तो खुद सैंक्शंस लग रहे हैं, रुकावटें लग रही हैं। तो इंडिया वाज लाइक कि ठीक है यार, आईमेक से फायदा होगा। तो यू आर वेरी होपफुल कि इससे जॉब्स प्रमोट हो जाएंगी, मिडिल ईस्ट में पीस आ जाएगा, यूरोप की मार्केट के साथ कनेक्ट करने लगेंगे, मेक इन इंडिया का भी फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये सारी चीज़ें जो हैं रेस्टिंग स्टेज में आ गई हैं। आईमेक को हम कह सकते हैं अभी भी कंसेप्चुअल स्टेज में है, राइट। लेकिन आईएनएसटीसी का जो कॉन्सेप्ट है भाई वो तो 20 साल पुराना है, कुछ कुछ एरियाज़ में एंगेजमेंट चल रहा है, प्लस जो शिपिंग पर सैंक्शन लग गया है स्पेशली, तो कहा जा रहा है कि यार आईएनएसटीसी काम आ सकता है। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई। मतलब ये है रशिया और ईरान पर सैंक्शन लगा तो जो शिपिंग इंडस्ट्री जो बेस है किसी पर्टिकुलर ट्रेड का, मैरीटाइम ट्रेड का, अब शिपिंग इंडस्ट्री में मेजर जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे कोई भी शिप अगर अपने डॉक से निकलता है, पोर्ट से निकलता है, तो पहले उसका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में डोमिनेशन किसका है जी? इंश्योरेंस सेक्टर में डोमिनेशन है वेस्टर्न कंपनीज का। शिपिंग इंडस्ट्रीज में भी डोमिनेशन है वेस्टर्न कंट्रीज का। तो यानी कि भाई शिपिंग जब सैंक्शन लगाने वाला यूएस से है, वेस्टर्न नेशंस हैं, तो इसका मतलब है कि शिपिंग का जो ट्रेड है, शिपिंग के थ्रू जो ट्रेड है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो नाउ रशिया एंड ईरान आर कि ऐसा करो कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं आईएनएसटीसी का, तो इससे जो इनका सैंक्शन और जो शिपिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है हमारी तरफ से, उसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। तो आईमेक का भी लेकिन पॉजिटिव है। देखो अब मैं दोनों के एस्पेक्ट को बता रहा हूँ, डिबेट को बता रहा हूँ। देखो आईमेक का क्या पॉजिटिव है। आईमेक में बैठा कौन है? यूएई बैठा है, सऊदी बैठा है। फंडिंग का कोई इशू होगा क्या? अरे यूएई इज लाइक कि बताओ कहाँ पैसा लगाना है, बनवाते हैं, राइट। तो यूएई एंड सऊदी के होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का फास्ट ट्रैक होना, फंडिंग की अवेलेबिलिटी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आपके लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी, यानी कि मिडिल ईस्ट के थ्रू आप फिर फर्दर ट्रेड कर सकते हैं नदर्न अफ्रीका में भी, राइट। लेकिन इजराइल और गाजा का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से अभी तो चीज़ें डाउन चल रही हैं। आईएनएसटी का क्या प्रॉफिट है आईएनएसटीसी का? देखिए एक तो रशिया के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे। रशिया अपनी इकोनॉमी को करना चाहता है डाइवर्सिफाई। उसको लगता है कि यार ये ऑयल एम्बार्गो, सैंक्शंस, अब इनसे छुटकारा चाहिए। तो रशिया इज लाइक कि देखो इंडिया, अगर तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करना है तो आईएनएसटीसी पर फोकस करो। देखो कॉस्ट एंड टाइम कम लगेगा। अगर 15 टन का आप कोई कंटेनर, मतलब 15 टन का अगर हम एक यूनिट मानकर चलें, तो उस पर $2,500 आपको बच जाएंगे अगर आप आईएनएसटीसी का इस्तेमाल करते हो। तो इंडिया लाइक कि ठीक है आप ऑफर दो, बताओ, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि देखो छाबार पोर्ट पर तुमने हमसे ऑलरेडी वादा किया हुआ था और
छाबार पोर्ट को हमने डेवलप भी किया है। इंडिया चाह रहा है कि छाबार पोर्ट को हम डीप सी पोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। ये देखिए छाबार इस वजह से भी ज़रूरी है कि यहाँ पर है ग्वादार पाकिस्तान में है। चाइना ऑलरेडी इस लोकेशन पर स्ट्रांग हो रहा है, तो इंडिया को इसके काउंटर में इस लोकेशन पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये कमर्शियल के साथ साथ आगे मिलिट्री पर्पस में भी इस्तेमाल होता है तो स्ट्रांग रिलेशनशिप विद ईरान विल एड इंडियाज यू कैन से प्रेजेंस इन दिस एरिया टू काउंटर बैलेंस चाइना को काउंटर बैलेंस करेंगे। प्लस अब भाई पाकिस्तान तो हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं होने दे रहा, राइट। जैसे इससे पहले तापी पाइपलाइन का इशू था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया में आएगा। अब पाकिस्तान के साथ रिलेशंस आप सबको पता है, तो कम से कम हमें अल्टरनेटिव तो चाहिए ना। तो अल्टरनेटिव रूट क्या है? छाबार के थ्रू हम अफगानिस्तान से कनेक्ट होते हैं, अफगानिस्तान से फिर ऊपर तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ऊपर सेंट्रल एशिया में कनेक्ट होते हैं। प्लस यहाँ पर एक और डायनेमिक्स है कि जो बंदर अब्बास पोर्ट है, देखिए 2 पोर्ट, यहाँ तक आपका ईरान है तो ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट, छाबार पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट जो टोटल इनका पोर्ट के थ्रू ट्रेड होता है उसका 85% जो ईरान का ट्रेड है वो बंदर अब्बास पोर्ट से है, 85%। तो खुद ईरान के लिए भी ज़रूरी है कि भाई इंडिया तुम्हारा जो फ़ायदा होता है वो छाबार से तुम्हारा सही, हमें तो इसलिए चाहिए कि यहाँ पर कंजेशन है बहुत ज़्यादा, और कंजेशन रिलीज़ होगा थोड़ा जब छाबार पर ट्रैफिक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ज्वाइंट प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज़। अभी 2024 में ये न्यूज़ थी कि IPGL यानी कि जो इंडिया की कंपनी है उसको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू मैनेज 1 पार्ट ऑफ दिस छाबार पोर्ट। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। ये रहा देखिए IPGL मैनेज कर रही है। एक डेटा आपको दिखाता हूँ, देखिए 90,000 TEU एक्चुअली 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ये एक्चुअली जो आपके कंटेनर्स होते हैं ना इनकी यूनिट होती है कि भाई 20 फुट का कंटेनर इन TEU यूनिट कितना वॉल्यूम रखेगा। तो 90,000 TEU, आप ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, TEU ये शिपिंग की शिपिंग में कंटेनर का एक यूनिट होता है। ऐसे 8.4 MMT मिलियन मेट्रिक टन वेट की बात चल रही है, प्लस 2.5 मिलियन टन्स के आसपास वीट एंड फिर 2000 टन के आसपास हमने पल्सेस ये भेजी हैं अफगानिस्तान के थ्रू, यानी कि छाबार इज़ आर रूट विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, राइट। प्लस देखिए रशिया ने क्या कहा है। रशिया ने कहा देखो इंडिया, आपको अभी भी पता है आपका मेजर पावर जनरेशन किससे हो रहा है? कोल से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम कोल आपको और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, डिस्काउंटेड प्राइस पर करेंगे, और ऐसे में INSTC का रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस रूट पर इंडिया का कमिटमेंट लाना है तो इंडिया को इस रूट पर कुछ ऐसा देना पड़ेगा, द ऑफर दैट इंडिया कांट रिफ्यूज़। गॉडफादर मूवी का डायलॉग है ना, कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए रशिया एंड ईरान आर लाइक कि देखो रशिया आप इन्हें कोल देने के लिए तैयार हैं, 73.2 मिलियन टन्स का टारगेट इन्होंने रखा है, ईरान के थ्रू करेंगे। और ईरान का कहना है कि देखो हमारी जो कंपनी है ये IRISL, ये ईरान की शिपिंग कंपनी है, 1967 की कंपनी है ये, तो ये मैनेज करेगी। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये मैनेज करेगी। तो अल्टीमेटली ये तो एरिया सॉर्ट हो गया। प्लस इन्होंने कहा कि देखो कोल तुम्हें लेना होता है यहाँ से, पहले 45 दिन लगते थे, अगर तुम INSTC का इस्तेमाल करोगे 15 दिन लगेंगे। तो कॉस्ट एंड टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। प्लस ईरान एंड रशिया से कि इंडिया सोचो कि ट्रेड तुम मेजर कहाँ से कर रहे थे? रेड सी के रूट से कर रहे थे, रेड सी के रूट से फिर ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन रेड सी पर तुम ट्रेड करके दिखाओ इस समय सिक्योर वे में कैसे करोगे? क्योंकि यमन पर कौन बैठे हैं? हूथीस, और हूथीस अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, न्यूज़ थी कि ब्रिटेन का एक फर्टिलाइज़र से भरा हुआ जो कंटेनर शिप था उसको डुबा दिया हूथीज़ ने, और ऐसा ही अदर शिप्स पे भी अटैक हुए हैं। तो अब हूथीस किसके बिहाफ पर काम करते हैं? अरे ईरान के बिहाफ पे तो काम करते हैं। तो ईरान इज़ लाइक कि देखो अगर इंडिया को अपने करीब लाना हो, बाकी को अपने करीब लाना हो, तो इक्वेशंस बनाओ। अपेक्षा मत करो कि यार देखो तुम USA की वजह से इंडिया ईरान से स्टेप बैक कर गया, नहीं, इक्वेशंस ऐसी बनाओ कि आप उसके लिए ज़रूरी बन जाएं। तो अब इंडिया इज़ लाइक यार ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि रेड सी तो अभी सूटेबल नहीं है। खुद यूरोप की कई शिपिंग कंपनीज ऑल द वे अफ्रीका वाले रूट को अपना रही हैं, कॉस्ट एंड टाइम दोनों बढ़ गया है, तो रेड सी के थ्रू नहीं हो सकता। फिर वो कहना अच्छा IMEX से ट्रेड करके दिखाओगे क्या? IMEX से कैसे ट्रेड करोगे? भाई गाज़ा वाला इशू रिजॉल्व थोड़ी ना हुआ है, दोबारा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो कहाँ से होगा ट्रेड? तो पूछना चाहते हैं इंडिया, बोलो INSTC से होगा ट्रेड, INSTC पर फोकस करो। अब ये देखें नए सैंक्शंस, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते रशिया पर फर्दर ऑयल एम्बार्गो लगा दिए, ऑयल सैंक्शंस लगा दिए, और जिसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पर होगा? इस शैडो फ्लीट पर होगा। शैडो फ्लीट का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि जैसे ही रशिया पर ऑयल एंड गैस सेक्टर पर मतलब एम्बार्गो लग गए, तो रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल दिया,
यहाँ पर हमारी जो रिफाइनरीज हैं, जैसे रिलायंस फॉर एग्जांपल, रिलायंस ने विंडफॉल प्रॉफिट लिया। विंडफॉल प्रॉफिट समझते हैं, मतलब ये तो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है कि आपको 1/4 रेट पर क्रूड ऑयल मिल जाए, फिर आप उसको रिफाइन करो पेट्रोलियम डीजल, और फिर आप बेचो किसको? यूरोप को। तो यानी कि इसमें फ़ायदा तो हमारी कुछ प्राइवेट कंपनी का हुआ, राइट। नयारा का हुआ। नयारा में रशिया का भी इन्वेस्टमेंट बताया जाता है। आपके और हमारे लिए पेट्रोल डीजल तो सस्ता नहीं हुआ, लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में अब अगर ऑयल एम्बार्गो फर्दर बढ़ते हैं, सैंक्शंस और ज़्यादा शार्प होते हैं, और ये जो शिप्स अभी रशिया से इंडिया में क्रूड ऑयल ला रहे थे और फिर वहाँ पर यूरोप में ले जा रहे थे, अगर वो अब नहीं ला पाएंगे तो मुझे बताइए इंडिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर रिलायंस, नयारा वो यहाँ से रिफाइनिंग एंगेजमेंट से वहाँ पर भेज रहे थे ऑयल के प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोल डीजल, तो वहाँ से हमारे पास फॉरेक्स भी तो आ रहा था, इन कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा था, फॉरेक्स भी आ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ रहा था, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद रिलायंस के मुकेश अंबानी जी वॉज देयर विथ ट्रंप, जिससे सिग्निफाई करना चाहते थे कि देखो बाइडन ने जाते जाते देखो क्या कर दिया, सैंक्शंस को बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा धंधा है, करोड़ों अरबों का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो ज़रा मैनेज करिए इस चीज़ को। आप आ गए हैं, पुराने प्रेसिडेंट के इन जो सैंक्शंस हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जिससे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बनने दीजिए। एक शेयर जहाँ जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएगा। खैर वो क्या है, वो पहुँचना मतलब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर एक पॉलिसी चेंज से ये शैडो फ्लीट 183 के आसपास टैंकर्स ये ऑलरेडी चलते रहेंगे, इंडिया की तरफ ऑयल आता रहेगा, यूरोप की तरफ ऑयल जाता रहेगा, तो यूरोप में भी एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। हम ऑलरेडी देख रहे हैं, देखिए जर्मनी के पॉलिटिकल क्राइसिस आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दीज सैंक्शंस, राइट। तो दैट्स हाउ जियोपॉलिटिक्स एंड बिजनेस आर वर्किंग टुगेदर। अब हम क्या करें? अब हमें वॉच करना पड़ेगा, अब हमें बैठना पड़ेगा, प्लस साइडलाइन पे डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। मतलब हमें कुछ ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों तरह की डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। ट्रैक 1 का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट रखें कि देखो ट्रंप, ये हमारे कंसर्न्स हैं, इसको प्लीज़ हैंडल कीजिए। और ट्रैक 2 में जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस रखते हैं यूएसए में, और हमारे ऐसे लोग जो इंडिया में, तो उनके बीच में एंगेजमेंट चलता रहेगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है डिफेंस। तो रशिया इज़ लाइक यार इंडिया खालिस्तान इशू को देखिए क्या हुआ। यूएसए अपनी कंपनियों को एक्सपेंड कर रहा है लेकिन अदानी इशू को एस्केलेट कर रहा है। मीन खालिस्तान इशू, तो उनके देश में बैठकर खालिस्तानी आउटफिट्स इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और फिर यूएसए उल्टा इंडिया पर आरोप लगा रहा है, कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। तो पुतिन इज लाइक कि भाई मैं तो नहीं सहता। तो यानी कि इंडिया अब आपको सोचना चाहिए ईरान, रशिया के साथ एंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप हमारे साथ स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी तवज्जो, मतलब नेगोशिएटिंग पावर, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। अब डिफेंस में देखिए, अभी लास्ट मंथ की बात है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वॉज इन रशिया, ही मेट मिस्टर पुतिन, और स्टेटमेंट देखिए क्या दी है कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो हाइयर देन द हाईएस्ट माउंटेन एंड डीपर देन द डीपेस्ट ओशन है। तो हाइयर एंड डीपर ऐसी बातें बता रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं कि भाई इतनी गहरी दोस्ती है। और दोस्ती क्यों है? डिफेंस में अभी तक हमारा एक मेजर पार्ट कहाँ से आ रहा है? रशिया से ही आ रहा है, स्पेयर पार्ट रशिया से आ रहे हैं, प्लस रशिया हमें फेवरेबल डील्स देता है। फॉर एग्जांपल टेक ट्रांसफ़र, मैंने कहा था ना, अगर डिफेंस इंडिजनाइजेशन करना है, अगर भारत को अपने यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी तो ज़रूरी है। कौन करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? हमारे साथ फेवरेबल टर्म्स पे रशिया कर लेता है इन कंपेरिजन टू यूएसए। जैसे ब्रह्मोस का तो नाम आपने सुना ही होगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा रिवर से बना ब्रह्मोस, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? डील्स विद फिलीपींस एंड टॉक्स विद वियतनाम, राइट। तो एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ेगा। प्लस ये T-90 टैंक्स हैं, Su-30 MKI, डिफेंस की बात कर रहे थे। याद है मैंने अभी कहा था कि भाई 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का कवरेज, ऐसा रडार इंडिया को चाहिए जिससे हमारा एयर डिफेंस सॉलिडिफाई हो सके। तो वो काम करेगा वॉरेंस रडार, 6000 किलोमीटर। क्या बताया था आपको? यूएसए, रशिया, चाइना के पास ही अभी तक कैपेबिलिटी है 5000 किलोमीटर के ऊपर के रडार की। तो ये अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन हो सकता है जल्दी ये डील कंक्लूड हो जाए। नवंबर का अपडेट है कि इनकी एक कंपनी है रशिया की, अल्मेज एंटेक कंसर्न, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो देवर इन इंडिया एंड लुकिंग फॉर पार्टनरशिप्स विद इंडियन फर्म्स। तो 50+ कंपनीज हैं जिनके साथ अभी कन्वर्सेशंस है इंडिया की। इंडिया में डिफेंस इंडिजनाइजेशन चल रहा है। आप में से कोई बताएगा कि इंडिया
क्या कर रहा है फॉर पुशिंग डिफेंस इंडिजनाइजेशन? तो कमेंट्स में बताइएगा क्या इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने ली है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस सेक्टर हमारे यहाँ भी डेवलप हो सके। तो जैसे ये कंपनी रशिया की यहाँ पर आई है कोलैबोरेशन के लिए, अभी कन्वर्सेशंस आर ऑन, प्लस कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही रडार आ जाएगा तो इसकी जो लोकेशन होगी वो चित्रदुर्ग इन कर्नाटका होगी, जिससे कि पूरा इंडिया इसमें लगभग कवर हो जाए। रशिया इंडिया का डिफेंस को अभी भी यू कैन से स्पेयर पार्ट, सबमरीन फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन हमें लीज पर मिली, उसके बाद हमने अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन भी बनाई। तो यानी कि अभी भी हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर में लेगेसी प्लस करंट पार्टनरशिप रशिया की ही प्रोमिनेंटली देखते हैं, हालांकि हमने डाइवर्सिफाई भी किया है। प्लस ईरान और इंडिया के बीच में भी डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। जैसे लास्ट विजिट में यहाँ पर ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी के लिए ईरान एंड इंडिया में कोलैबोरेशन होना चाहिए। आईसिस, सीरिया में आईसिस, तो कहा कि आईसिस को काउंटर करने के लिए भी इंडिया एंड ईरान शुड कम टुगेदर। क्यों? क्योंकि आईसिस के कुछ नेटवर्क्स इंडिया में भी काम कर रहे थे, तो इस लिहाज से भी हमारे साथ आ रहा है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल हाई टेबल की, यानी कि इस समय पर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, आपको नहीं लगता इसमें ज़्यादा लेवरेज किसको मिलती है? अरे वेस्टर्न नेशंस को मिलती है। तो अब हमें उसका अल्टरनेटिव बनाना है। ऑलरेडी रशिया एंड ईरान टुगेदर आर विद अस इन ब्रिक्स प्लस। पहले तो ब्रिक्स में हम रशिया, इंडिया ही थे अलॉन्ग विद ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अब प्लस वर्ड यूज़ हो रहा है। और प्लस में कौन आ रहा है? जरा मेंबर्स को देखिए आप और कनेक्ट कीजिए क्या गेम सेट हो रहा है। ईरान भी आ रहा है, UAE, सऊदी, और सोचो इतने मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज अगर एक साथ आ रही हैं तो इंडिया को फेवरेबल रेट पर, यानी कि फ्यूचर में, क्योंकि अगर आपको किसी एक बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, मान लीजिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया और आप कह रहे हो कि यार अब हम दुनिया में जिस तरीके से ऑर्डर चलता है, मतलब रूल्स बनते हैं, उसमें जो वेस्ट की हेजेमनी है उसको काउंटर करेंगे, तो काउंटर करने के लिए आपको पहले फेवरेबल टर्म्स पे ऑफर भी तो देने पड़ेंगे। तो ऐसे में इंडिया के लिए हायर इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो सकता है, फेवरेबल रेट्स हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी प्रोक्योरमेंट इन ब्रिक्स प्लस। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेजेस है। प्लस ईरान, रशिया, चाइना तीनों यहाँ पर हैं और तीनों के तीनों परेशान हैं USA से। तो USA का कहना है ये तो एंटी नेटो स्टैंड लग रहा है। तो पुतिन इज लाइक और क्या होगा, यही है। ईरान, रशिया, चाइना तीनों साथ आ रहे हैं एंड दे आर लाइक कि अब लगाओ सैंक्शंस, हम इनफेक्टिव कर देंगे। यानी कि हम अल्टरनेटिव एक सिस्टम बना रहे हैं, इसमें इतने सारे देशों को ला रहे हैं। जैसे ब्रिक्स प्लस एक्सपेंड होगा, मेजर इकोनॉमीज आ रही हैं, तो इन मेजर इकोनॉमीज में आपस में ट्रेड चलता रहेगा। तुम सैंक्शंस लगाओगे किस पे? तुम तो खुद प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हो, वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश और US से। तुम आपस में ट्रेड को बढ़ाते रहेंगे और आप चिल्लाते रहना सैंक्शन सैंक्शन। डॉलर की जो पावर है उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है। जैसे रशिया ने जब ब्रिक्स की चेयर ली, यानी काजन में जो समिट हुई थी, तो उस समय रशिया ने एजेंडा क्या सेट किया? कहा कि अल्टरनेटिव चाहिए वेस्टर्न ऑर्डर से। अल्टरनेटिव कैसे? जैसे वर्ल्ड बैंक का जो अल्टरनेटिव है ब्रिक्स में, वो क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, ग्लोबल साउथ को एक साथ लाना है। ग्लोबल साउथ का मतलब है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको एक साथ लाना है। उनको बताना है कि कैसे हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी आपने फेस करी है, इस वजह से नहीं कि आपका कुछ दोष था, अरे इस वजह से फेस करी है क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम वॉज मेड इन दिस मैनर, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा वेस्टर्न नेशंस को होता रहा। भाई सिस्टम ही उन्होंने सेट किया, रूल्स उन्होंने सेट किए हैं, आपकी इकोनॉमीज को ओपन करा और आपके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया। आपने कहा रेट भी उन्होंने डिसाइड किया। तो भाई जब रेट ही कस्टमर डिसाइड करेगा तो सेलर के लिए क्या फेवरेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन रही। प्लस अब अपना नया पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं, कमोडिटी एक्सचेंज ला रहे हैं, जैसे ब्रिक्स पे। तो यानी कि अगर ब्रिक्स के नेशंस को आपस में ट्रेड करना है तो ब्रिक्स पे के थ्रू आप अपनी करेंसी में कर सकते हैं। ब्रिक्स ब्रिज के थ्रू इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी शायद आपने सुनी हो बिटकॉइन के दौरान भी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिससे कि सीमलेस ट्रांजैक्शन हो सके, रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर रहे। हम बिटकॉइन, ब्लॉकचेन में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इससे जो फॉरेक्स पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था और जिसका फ़ायदा फिर ये IMF ले लेता था। IMF कहता था अच्छा आपको बेल आउट चाहिए, अब हम देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में IMF लोन देगा, लेकिन लोन की कुछ कंडीशन होंगी। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपकी इकोनॉमी को ऐसे टर्म्स पे ओपन करना जिसका ज़्यादा फायदा
वेस्टर्न नेशंस की कुछ प्राइवेट कंपनीज को होता था। अगर वहां पर प्रॉफिट जाएगा तो टैक्स भी तो किसके पास ज़्यादा आएगा? उसी देश की सरकार के पास आएगा। कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू ईरान कह रहा है कि हम पेट्रोलियम का भी एक्सचेंज कराएंगे, जो हम पर सैंक्शन लगाते हैं उसको साइडलाइन कराएंगे। ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, सदर्न मल्टीलेटरलिज्म। इसका मतलब ये है, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर लगभग हर देश मौजूद है। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UN मल्टीलेटरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। अगर मैंने कह दिया सदर्न मल्टीलेटरलिज्म तो इसका मतलब है साउथ के नेशंस, ग्लोबल साउथ के नेशंस, यानी कि डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशंस, आप साथ में आइए, जैसे NDB का पार्ट बनिए और इसके थ्रू हम आपको असिस्टेंस देंगे। जैसे ईरान, आपको लोन चाहिए, लोन मिलेगा, लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा, विदाउट कंडीशंस मिलेगा। विदाउट कंडीशंस का मतलब वैसी कंडीशंस नहीं जैसे IMF एंड वर्ल्ड बैंक की होती थी, जिससे फायदा उनको होता था, और चीप इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो ऐसा हम करना चाह रहे हैं। प्लस इंडिया को इनका देखिए क्या ऑफर है। इंडिया, यू ऑलवेज वांटेड रिफॉर्म। आप UNSC में रिफॉर्म की मांग करते रहे, IMF वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म की मांग करते रहे, लेकिन अल्टीमेट डोमिनेशन तो उनका है। लेकिन ब्रिक्स प्लस में अगर आप रशिया ईरान के साथ हैं हर एक फ्रंट पर, USA के साथ अब थोड़ा बैकफुट पर आप आ रहे हैं, तो हम साथ मिलकर रिफॉर्म करा सकते हैं। UNSC में भी हम ऐसा प्रेशर बना सकते हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस लेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फर्दर और हम रिफॉर्म कर दें अपने फेवर में। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे IDA वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। दिसंबर में उसके जो राउंड्स हुए थे फॉर डोनेशन, तो उसमें हमने देखा कि जब से IDA बना है तब से लेकर अभी तक सबसे कम डोनेशन USA ने दी है। नहीं तो USA की डोनेशन सबसे ज़्यादा रहती थी, लेकिन अभी तक की सबसे कम डोनेशन USA की है अभी तक के सालों में। और इस समय सबसे ज़्यादा डोनेशन वहाँ पर चाइना ने दी है। तो अगर चाइना डोनेशन कर रहा है इवन वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या है कि जिस देश को वहाँ से पैसा जाएगा उसकी कंडीशनैलिटीज़ में भी चाइना अपना एक इन्फ्लुएंस रख सकता है बाय यूजिंग दीज इंस्टीट्यूशंस लाइक USA डिड अंटिल नाउ। तो यानी कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक शिफ्ट दिख रहा है। अब हमारा मानना है कि यार रशिया, ईरान, तुम यार जो तारीफ़ें कर रहे हो रिफॉर्म ले आएंगे, और देखो अब हम इन इंस्टीट्यूशंस में भी अपना एक लेवरेज रख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी चाइना लेवरेज रख रहा है। और चाइना हो सकता है ना तुम्हारा हो, ना तुम्हारा हो, ना हमारा हो, फिर क्या होगा? तो रशिया इज लाइक कि निकालेंगे बीच का रास्ता। अल्टीमेटली चाइना ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिवाइज द वर्ल्ड ऑर्डर। अगर चाइना को भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे रखना है तो उसको आपके साथ इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। एशियन सेंचुरी भी तभी आएगी जब आप अपनी कन्वर्जेंसेस को पहचानेंगे, डाइवर्जेंसेस को सॉल्व करेंगे, यानी कि जहां पर तुम एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर सकते हो। एनर्जी एक्सपोर्ट चीपर होंगे, ठीक है, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। प्लस अभी देखिए ब्रिक्स प्लस में कमिटमेंट शायद इस वजह से भी इंडिया का ज़्यादा हो सकता है कि नेशनलिज्म इज ऑन हाई पिच, और ये हमारे राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है कि वेस्टर्न डोमिनेशन अब नहीं होना चाहिए, हमें अल्टरनेटिव चाहिए। हम चैलेंज करना चाहते हैं वेस्टर्न डोमिनेशन को, तो इस वजह से ब्रिक्स प्लस में एंगेजमेंट बढ़ सकता है। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बैलेंस देखिए इंडिया का क्या है। कहा जाता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो रिमार्केबल है। एक तरफ वो ब्रिक्स का पार्ट है, SCO का पार्ट है, और दूसरी तरफ क्वाड का भी पार्ट है। तो ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन की आप ब्रिक्स के ज़्यादा पार्ट बने, USA से थोड़ा स्टेप बैक करें, लेकिन अभी की रियलिटी के हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया बैलेंस करेगा। इंडिया का मानना है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं, हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। ऐसे वर्ड्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर यूज़ करते रहते हैं। तो यानी कि ठीक है, अगर वो ऑफर दे रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे। और इससे एडवांटेज मिलेगा कि USA की तरफ से अगर कहीं पर पुश हमें ऐसा मिलेगा जिससे हमें नुकसान हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे फर्दर सैंक्शंस रशिया पर बढ़ेंगे, उससे अगर इंडिया के ट्रेड पर, रशिया इंडिया ट्रेड पर, इस शिपिंग फ्लीट पर कुछ नुकसान पहुंचता है, तो भाई फिर तो हमें चाहिए कि वी शुड बी स्ट्रांग समवेयर एल्स सो दैट USA ऑल्सो कंसिडर आर कंसर्न, जिससे USA भी फिर हमारे कंसर्न्स को समझे। तो इंडिया अभी दोनों तरफ की पावर के साथ रिलेशन डीपन कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार दिस इज अ टाइम दैट इंडिया शुड टेक स्टैंड ईदर ऑन USA साइड और ऑन ब्रिक्स साइड, लेकिन देखिए ये टाइम साइड लेने का नहीं है। अगले 25 साल इंडिया के लिए क्रूशल हैं, और आप और हम इंडिया की प्रोग्रेस के उस वाले टाइम में हैं जहां पर हमें इस डेमोग्राफिक विंडो, जब सबसे ज़्यादा जवान जनसंख्या है, उसका फ़ायदा उठाना है। तो ऐसे में कन्फ्रंटेशन में नहीं,
हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में जाना होगा। हम अपने हिसाब से चीज़ों को करें और अपने जो फ़ायदा है वो दोनों तरफ से एंगेज करके बढ़ाएं, क्योंकि चाइना ने भी ऐसा ही किया है। बाकी देशों ने भी जिन्होंने अपनी ट्रेजेक्ट्री को ऊपर किया है, क्वांटम लीप ली है, तो उन्होंने ऑटोनॉमी पर काम किया है। तो ये ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, इसके थ्रू ही इंडिया को बढ़ना होगा। तो अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर आज की इस वीडियो में, तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम में शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, इंडियाज अलाइनमेंट विद ब्रिक्स प्लस रिप्रेजेंट डीकपलिंग विद लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि कह रहा है कि ब्रिक्स प्लस में जो इंडिया आ रहा है ही पार्ट, फर्दर एंगेज और ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ डीकपल हो रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है आप उसको ना कटाक्ष भी कीजिए कि ऐसा नहीं है। हम IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ भी एंगेज हैं, क्योंकि भाई ज़रूरत है, अभी तो उनकी डोमिनेंस है, उनका यूज़ केस है इंडिया के लिए। साथ में ब्रिक्स के साथ भी जो है मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, उनको भी इसमें आप हाईलाइट कर देंगे। तो अगर बिल्कुल हो गई हो क्लैरिटी, मेंशन अल्ट्रा क्लियर। और आपके क्या ओपिनियन है इस इशू पर? डू शेयर, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।